Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of May 2023. 9 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, अ रिसीट इज अ कैपिटल रिसीट इफ इट सेटिस्फाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी इनमें से कंडीशन फुलफिल करे तो उसको आप कैपिटल रिसीट बोलेंगे। पहला स्टेटमेंट है, द रिसीट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द रिसीट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एसेट्स। आपको बताना है सही कोड क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, 1 and 2, क्योंकि रिसीट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये भी सही है, और दूसरा कि रिसीट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एसेट, ये भी सही है अगर आप कैपिटल रिसीट के बारे में जानना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये सही है। दूसरा सवाल है, द टर्म कोष्टक रेट, कोष्टक रेट आपके सामने है, ये रिलेटेड है किससे? ऑप्शंस आर, ए मनी मार्केट से, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, सी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, या डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो इसको थोड़ा सोचिए, आंसर दे सकते हो तो बताइए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब देखो कोष्टक रेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो कोष्टक रेट बेसिकली रिलेट्स टू एन आईपीओ एप्लीकेशन। सो द रेट एट विच एन इन्वेस्टर बाइज एन आईपीओ एप्लीकेशन बिफोर द लिस्टिंग इज टर्म्ड द कोष्टक रेट। लिस्टिंग के पहले जो इन्वेस्टर है जिस रेट पे आईपीओ को बाय करता है, मतलब लिस्टिंग के भी पहले, है ना, मतलब तो उसको हम बोलते हैं कोष्टक रेट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरा सवाल है, आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया हैज अंडरगॉन सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चरल चेंज? ऑप्शंस आर, चेंज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, चेंज इन द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ बेसिक गुड्स, चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, या डी चेंज इन द डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर आंसर करें तो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसको बढ़ाना है, सर्विसेज पे कहाँ ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना देना है, एग्रीकल्चर में कितना देना है, ये सारी चीजें चेंज हो गई थी। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन आएगा, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब आज मैं आपको एक मतलब टॉपिक अपने से पढ़ाना चाहता हूँ, वो है पद्मा अवार्ड्स के बारे में। 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कल मैंने देखे, तो मेरे को लगता है कि आपको बता दूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पद्म अवार्ड्स याद रखिएगा कब कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे 1954 में, और इन्हीं के साथ भारत रत्न को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है ना। पद्मा अवार्ड्स की खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी कैश बेनिफिट नहीं दिया जाता है, कि कोई भी कैश बेनिफिट इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक साल में मैक्सिमम 120 पद्म अवार्ड्स ही दिए जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक साल में मैक्सिमम कितने पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं? 120 मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। और एक व्यक्ति को अगर आपने कोई पद्म अवार्ड दे दिया तो उसको जो नेक्स्ट पद्म अवार्ड मिलेगा वो 5 साल के अंतराल के बाद मिलेगा, मतलब आफ्टर 5 years ओनली आप उसको अवार्ड देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए कि पद्म अवार्ड जो कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये चीज डिसाइड होती है एक कमेटी के द्वारा। और वो कमेटी कौन बनाता है? वो कमेटी बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उस कमेटी को हेड कौन करता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी उस कमेटी को हेड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि किसको मिलेगा। अच्छा, पद्म अवार्ड्स के लिए आप अपना नॉमिनेशन खुद भी भेज सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट में आपको लॉग इन करके उसमें बताना पड़ता है कि आपको क्यों मिलना चाहिए। तो आप स्वयं के भी नॉमिनेशन भेज सकते हैं, एंड फिर वो सेलेक्ट करेंगे आइदर यस और नो। इसके अलावा उनको आपका कंसेंट नहीं लेना होता है। इसकी और चीज आती है, कई बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें लिखा था कि कंसेंट की जरूरत पड़ती है, कि पहले होम मिनिस्ट्री आपसे कंसेंट लेती है, उसके बाद आपका नाम डालती है। ऐसा नहीं होता, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, दे जस्ट इन्फॉर्म कि आपको सेलेक्ट किया गया है। हाँ, अगर आपने फोन में मना कर दिया तो वो एक अलग बात है, फिर आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो आपका कंसेंट नहीं लेते, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें। हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज की हम लास्ट से मूव करेंगे, है ना, क्योंकि लास्ट में ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। एडिटोरियल आज के बहुत प्यारे हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर पीछे से हम स्टार्ट करें, यहाँ पे देखें, पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो है रिगार्डिंग दिस आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, AIME एक्सरसाइज। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एम एक्सरसाइज, AIME, तो इट इज आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये किसके बीच में हो रही है? इनमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो है इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। तो ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, ये किसके मेंबर हैं? ये आसियान के मेंबर हैं, और इंडिया है ना। और इंडिया आसियान का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि आसियान में 10 कंट्रीज मेंबर हैं। हालांकि ईस्ट ताइमोर की बात चल रही है कि ईस्ट ताइमोर को मेंबर बनाया जाए, तो वो अलग किस्सा है, लेकिन ये आप कह रहे हैं इंडिया डायरेक्ट आसियान का मेंबर
नहीं है ना। FTA जरूर है इंडिया का आसियान के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं वो जरूर है, ठीक है। तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में याद रखिएगा, और इसमें चाइना का एक शिप वहां से गुजरा था, तो इस कारण से ये न्यूज में भी था। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज हो रही है AIME, ठीक है ना, तो उसको आप याद रखिएगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। तो लो प्रेशर एरिया बीइंग फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक लो प्रेशर एरिया बंगाल के ऊपर बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, जिसको हम नया साइक्लोन आएगा, साइक्लोन मोका या साइक्लोन मोचा, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। और साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ऑब्वियस सी बात है। इसको बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो जैसे प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया चाहिए रहता है, जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे अपर डाइवर्जेंस ऑफ एयर चाहिए रहता है, अपर डाइवर्जेंस एयर का चाहिए रहता है। तो ये सारी कंडीशंस है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए है नॉर्मल। और कोई कंडीशन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, कई बार पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसमें 5 स्टेप का क्लासिफिकेशन है साइक्लोन्स का, 5 स्टेप क्लासिफिकेशन इज देयर। जो वीकेस्ट होता है उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, वीकेस्ट को साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। 65 to 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट को हम सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, जो मोर देन 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इसके अलावा एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, जो 89 to 117 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है ना। तो ये मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म से ऊपर होता है थोड़ा। तो ये जो है आपका जो ये मौका रहेगा वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में डेवलप हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। 5 more cheetahs to be released into the wild at कूनो। तो पालपुर, कूनो, श्योपुर में आपको सबको पता है मध्य प्रदेश में है ये। और यहाँ पे 20 नामीबिया से लाए गए चीता थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इनमें से 2 चीता की डेथ हो चुकी है। तो उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, उदय और शाशा नाम के 2 चीता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उदय और शाशा। याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको हेड कौन कर रहे हैं, सॉरी प्रोजेक्ट चीता जो है इस समय नोडल उसकी कौन है अथॉरिटी, तो नोडल उसकी अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। NTCA टाइगर सेंसस करती है हर 4 साल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2005 दिसंबर में एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो 1973 में स्टार्ट हुआ था, और पहला जो टाइगर रिजर्व था वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व था, ये भी आप सबको पता होगा, है ना। इंडिया का पहला नेशनल पार्क अगर कोई आपसे पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली बोला जाता था। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, हाई कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू डायरेक्ट चेंजेस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। अब आप सबको पता है कि मणिपुर में बहुत सारा इशू चल रहा है, और मणिपुर के इशू के पीछे जो थोड़ा सा रीजन है वो हाई कोर्ट भी रहा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने एक अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भैया आप जल्दी से जल्दी प्रयास करो और 4 हफ्तों के अंतर्गत एक योजना बनाओ ताकि मीथी कम्युनिटी को वहां पे क्या दिया जा सके, ST स्टेटस दिया जा सके। अब यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि 23 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ वेरी फेमस केस ऑफ 2000, जो ईयर है वो 2000 है, उस समय का एक केस है। लेट मी टेल यू द नेम आल्सो। द केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस द मिलिंद केस। इसमें क्लियर कट बोला गया था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है, यानी कि जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 342 के अंदर, उसके अंदर जो चेंज करने का पावर है वो प्रेसिडेंशियल पावर है, एंड ये पार्लियामेंट के बाद होता है, प्रेसिडेंट करता है इसमें चेंजेस। इसमें हाई कोर्ट इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता कि चेंजेस करो, आप नहीं करो, है ना। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद केस को पॉइंट आउट किया है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और ये मणिपुर का जो इशू है उसको आप थोड़ा सा समझेंगे अब। In new Quad meet with US, Saudi, UAE, the world discusses infrastructural plans in the Gulf। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्वाड फॉर द वेस्ट एशिया, याद रखिए क्वाड इन द वेस्ट एशिया, आप नाम लिख लीजिए। तो क्वाड इन वेस्ट एशिया में मेंबर कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, USA है, UAE है और सऊदी अरेबिया है। तो क्वाड इन द वेस्ट एशिया आप बोल सकते हैं इसको। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे सब लोग मिले थे, और वहाँ पे जो वेस्ट एशिया रीजन है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ मोर सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस मिडिल ईस्ट, बेसिकली उसके लिए ये क्वाड बनाया गया। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। तो अगला है, व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एड्स। अब मिसलीडिंग फूड एड्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे मिसलीडिंग फूड एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो मिसलीडिंग फूड एड्स दे रहे हैं। तो रेगुलेशंस अगर हम
देखें तो सबसे पहले तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग क्लेम्स रेगुलेशन 2018 आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 आया था, विच स्पेसिफिकली डील्स विद द फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। ये पहला था। दूसरा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि कवर करता है गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, है ना, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजिंग कोड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994। और ये सब कहते हैं क्या, एक ही चीज कहते हैं कि जो मतलब जो फूड प्रोडक्ट है उसमें मिराक्युलस या स्पेशल या सुपर नेचुरल प्रॉपर्टी आप नहीं दिखा सकते। ऐसी चीजें आप मत दिखाइए जिसको कि आप प्रूफ ना कर सकें, ठीक है ना। जैसे FSSAI है, इट सीक्स दैट द एडवर्टाइजमेंट्स एंड क्लेम्स बी ट्रुथफुल एंड अनएम्बिगुअस, मीनिंगफुल एंड नॉट मिसलीडिंग। FSSAI क्या बोलता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो ट्रुथफुल, अनएम्बिगुअस, मीनिंगफुल एंड नॉट मिसलीडिंग होने चाहिए, एंड जो क्लेम्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होने चाहिए, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी देयर, एंड ये FSS एक्ट 2006 के अंदर भी मेंशन है। अब जैसे एक यहाँ पे ऑथर ने एक स्पेशल मेंशन किया कि फ्रेश और नेचुरल, जैसे कई प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा नेचुरल या फ्रेश लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट रेगुलेशन है कि एक फूड प्रोडक्ट को नेचुरल आप तभी बोलेंगे इफ इट इज अ सिंगल फूड डिराइव्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल सोर्स एंड हैज नथिंग एडेड टू इट, है ना। मतलब कि एक फूड प्रोडक्ट को आप नेचुरल तभी कह सकते हैं इफ इट इज अ नेचुरल सिंगल फूड डिराइव्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल सोर्स एंड हैज नथिंग एडेड टू इट। इसके अलावा इट शुड ओनली हैव बीन प्रोसेस्ड to render it suitable for human consumption and the packaging too must be done sans chemicals and preservative। मतलब कोई उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव ना हो, केवल उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो सूटेबल रहे ह्यूमन कंजम्पशन में, कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाल सकते, है ना। अब जैसे कंपोजिट फूड होते हैं विच आर अ मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड प्रोसेस्ड कंस्टिट्यूएंट्स, उनको आप नेचुरल नहीं बोल सकते। यू कैन कॉल देम मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बट यू कैन नॉट कॉल देम नेचुरल, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेश का भी मेंशन है, ऑथर ने कहा कि फ्रेश कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रोसेस्ड इन एनी मैनर अदर देन वॉशिंग। वॉशिंग के अलावा किसी और मैनर में उनको प्रोसेसिंग नहीं करना है आपको फ्रेश को। पीलिंग अदर देन वॉशिंग, पीलिंग, चिलिंग, ट्रिमिंग, कटिंग और इरेडिएशन बाय आयनाइजिंग रेडिएशन नॉट एक्सीडिंग 1 kg, है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर आपने उसमें एडिटिव्स और ये सब डाल दिया तो आप वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। अब मान लो किसी में आपने एडिटिव यूज कर दिया तो उसको आप फ्रेश नहीं बोलेंगे, आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे फ्रेशली फ्रोजन, फ्रोजन फ्रॉम फ्रेश, है ना। ये सब चीजें आप जरूर बताएंगे। इसके अलावा प्योर और ओरिजिनल के लिए भी ऑथर ने मेंशन किया, जैसे प्योर इज टू बी यूज्ड फॉर सिंगल इंग्रेडिएंट फूड to which nothing has been added and which are devoid of all the avoidable contaminations, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ओरिजिनल अगर आप यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट्स मेड टू अ, ओरिजिनल इज यूज टू डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट्स मेड टू अ फॉर्मुलेशन विच विद अ ट्रेसेबल ओरिजिन एंड हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड ओवर टाइम। मतलब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल जो कि एक फॉर्मुलेशन से बनते हैं ट्रेसेबल ओरिजिन के, एंड वैसे ही रहे हो फ्रॉम द लार्ज फॉर अनचेंज ओवर लार्ज टाइम, है ना। उनमें कोई रिप्लेसमेंट या मेजर इंग्रेडिएंट में चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक जो सबसे बड़ा इशू ये था वो मिसलीडिंग एड्स का, वो था न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या क्या न्यूट्रिशनल, वो जैसे आपने लिख दिया विटामिन डी है तो फिर उसमें विटामिन डी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप बोल बस रहे हो। तो ये जो कंप्लेंट्स थी ज़्यादातर वो मिसलीडिंग एड्स में ये थी कि उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं थे जो मेंशन किए गए हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है द लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया। अब अभी रिसेंटली हुआ क्या, एबॉट नाम की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने एक पब्लिक नोटिस दी न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने कहा है लोगों को कि एक मिसलेबल्ड बैच जो है मेडिसिन का वो चला गया है, इसलिए लोग जो है वो एबॉट की मेडिसिन को अभी एबॉट करें, यूज ना करें, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे क्या इंडिया में इस तरीके का कोई ड्रग रिकॉल लॉ है? तो ऑब्वियस बात है इंडिया में ऐसा कोई ड्रग रिकॉल लॉ नहीं है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस डिफरेंस इज द बिहेवियर इन इंडिया एंड यूएस is because the law in the latter requires pharmaceutical companies to recall from the market those batches of drugs that have failed to meet the quality parameters, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया यूएस में लॉ है प्रॉपरली कि आप ऐसी ड्रग्स को रिकॉल करेंगे जो क्वालिटी पैरामीटर्स में फेल हो चुकी हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैव बीन मलिंग टू क्रिएट द मैंडेटरी रिकॉल लॉ। इंडिया हालांकि बार बार डिस्कशन जरूर करता है कि हम एक रिकॉल लॉ बनाएंगे, लेकिन ऐसा लॉ बना नहीं पाया अभी तक। 1976 से डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे ये कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी है।
बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ऐसी रिकॉल लॉ नहीं है. द फर्स्ट इज दैट द ड्रग रेगुलेशन सेक्शन of the Union Health Ministry is not up to the task of tackling complex drug regulatory issues. तो हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो ड्रग रेगुलेशन सेक्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो इतना कैपेबल ही नहीं कि वो इतने हाई लेवल के ड्रग रेगुलेटरी इश्यूज को हैंडल कर सके. ठीक है ना. तो पहला इशू तो ये है. इसके अलावा दूसरा जो बताया ऑथर ने, द सेकंड ऑथर हैज सेड दैट कि जो पॉसिबल फैक्टर इज दैट इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अ मैंडेटरी ड्रग रिकॉल सिस्टम which necessarily have to be centered on a system of wide publicity will bring to public attention the state of affairs in Indian pharmaceutical industry. इनका ये कहना है कि अगर ये सारी चीज़ें पब्लिक अटेंशन में आ गई तो उससे होगा कि जो ओरिजिनलिटी है इंडियन फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री की, वो लोगों के सामने आ जाएगी. तीसरा इनका ये कहना है कि हाईली फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है इंडिया का. रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है. जैसे हर स्टेट का खुद का ड्रग रेगुलेटर है ना. लेकिन अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो फिर आपको एक कॉमन रेगुलेटर चाहिए, कॉमन लॉ चाहिए, जो कि इंडिया जैसे कंट्री में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट चाहता है कि उसके पास थोड़ा ऑटोनॉमी रहे, थोड़ा पावर रहे. तो दैट इज़ द इशू. आगे मूव करते हैं. यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आते हैं. बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल. अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इंडिया में रिसेंटली 2 दिन की ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के साथ मिलकर के, और उसमें बहुत सारा की पार्टिसिपेशन था. दलाई लामा भी गए थे, है ना. ऑल दिस थिंग्स वर देयर. अब ऑथर ने कहा कि ये चीज जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करता है. दिस प्रोजेक्ट्स इंडियाज सॉफ्ट पावर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, और हमको इसका यूज भी करना चाहिए. भाई बुद्धिज्म जिस कंट्री में डेवलप हुआ, वहां पे आज भी बुद्धिज्म का इतना ज़्यादा टूरिज्म और ये सब अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हम? तो द रीजन इज दैट कि हमने उस लेवल की पब्लिसिटी नहीं की है. तो ऑथर का ये कहना है कि हमको यूज करना चाहिए टू आवर ओन एंड. और चाइना इसका यूज करता है. जैसे सिल्क रोड इनिशिएटिव अगर आप देखें तो वो बहुत प्राचीन बुद्ध के समय की सिल्क रूट वो लोग वो वास्ता देते हैं, ये सब हवाला देते हैं. इंडिया को भी वही करना चाहिए. हालांकि इंडिया ने किया है, बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है. ऑल दिस थिंग्स आर बीन डन. लेकिन बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी जो है उसका काफी ज्यादा पोटेंशियल है. हमको उसे और प्रमोट करना चाहिए. एंड बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो हमारा नेबरहुड है, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज हो गई, श्रीलंका हो गया, वहीं पे आपका अगर आप देखें चाइना खुद हो गया अगर ले लो तो ऑल दिस कंट्रीज हैव अ लार्ज इन्फ्लुएंस. दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, है ना. तो हमने ही बुद्ध दिए हैं मतलब संसार को, और हमारे यहाँ ही उनका इतना ज़्यादा प्रचार नहीं है. तो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क. यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ICCR जो कल्चरल रिलेशंस की बॉडी है उसको और कोशिश करनी चाहिए और बुद्धिज्म को एज अ सॉफ्ट पावर टूल प्रोजेक्ट करना चाहिए. सेकेंड है इंडिया स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी डिबेटेड. अब यहाँ पे जो इशू चल रहा है, बस सिंपल मैं आपको सिंपल शब्दों में एडिटोरियल एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑथर का कहना है कि इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू नियरली 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन द ईस्टर्न लद्दाख. ठीक है ना. अभी एक रिसर्च पेपर था, उसमें 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम लूज कर चुके हैं ईस्टर्न लद्दाख में. बट स्टिल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाइना को एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में नहीं मानती है और इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रही है. तो ऑथर का ये कहना है कि कहीं हम वही गलती तो नहीं कर रहे जो जवाहरलाल नेहरू जी से हो गई थी 1962 के पहले, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई में. तो ऑथर का वही कहना है कि अगर हम सेम स्ट्रेटेजी करेंगे, हिस्ट्री एक यहाँ पे मार्क ट्वेन का कोट भी कोट किया गया है कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट्स इटसेल्फ डायरेक्टली बट इट राइम्स, है ना. लेकिन वो राइम करती है और द राइमिंग इज सेम हियर आल्सो, है ना. वही चीज यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि हमको देखने को मिल सकती है एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग एंड देयरफॉर वी नीड टू गिव इट अ, मतलब इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है तब तक हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे भी नहीं. तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.